नमस्कार। एक बार फिर मालदीव चर्चा में है। मालदीव में इस वक्त भारत विरोधी सरकार बैठी हुई है, जिसे चीन का समर्थक माना जाता है। मोहम्मद मोइज़ू वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं हाल ही में वहाँ पर, उसमें उन्होंने भारी जीत दर्ज की है और विपक्ष को उन्होंने करारी शिकस्त दी है, उनको हराया है। लेकिन वो जो चुनाव हुआ है मालदीव में, वो पूरी तरह से भारत के विरोध पर लड़ा गया। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है और जो मालदीव है, जिसको भारत ने पूर्व में काफ़ी सहयोग किया है, हर तरह से भारत ने उनको सहयोग किया, अभी भी सामान यहाँ से जा रहा है। लेकिन मालदीव के साथ क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि वो हमेशा जो मोइज़ू खासकर, ये भारत विरोध पर टिके हुए हैं और चीन की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये चीन सर, चीन का जो चीन की समर्थक सरकार है मालदीव में मोहम्मद मोइज़ू की, ये एक बार फिर से सत्ता में आ गई है। तो ये भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल अलार्मिंग है क्योंकि आप मालदीव पड़ता है हमारे बैकयार्ड में और हमें सब तरफ से खतरा है। एक तरफ से चाइना से खतरा है, एक तरफ से पाकिस्तान से खतरा है, एक तरफ सी के अंदर श्रीलंका के अंदर भी चाइना घुसा हुआ है, म्यांमार के अंदर भी चाइना घुसा हुआ है वहां पे जब से उनकी आर्मी ने टेक ओवर किया। और अब जी। एक मालदीव के अंदर भी चाइना घुस रहा है। देखिए, मोइज़ू एंटी इंडिया एजेंडे के ऊपर पावर में आए थे। सितंबर 2023 में इलेक्शन हुए थे और जी। इनका जो एजेंडा था एंटी इंडिया था कि यहाँ पे इंडिया के सोल्जर्स बैठे हैं, जबकि वो सोल्जर्स इनकी मदद कर रहे थे, सिर्फ 78 सोल्जर्स है, 78। और जब भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी इंडिया मालदीव को हेल्प करता था, चाहे पानी की शॉर्टेज हो, चाहे वहाँ पे कू हो, चाहे उनको एसेंशियल आइटम्स की जरूरत हो, इंडिया ने हमेशा मदद की। इंडिया ने कुछ डिमांड नहीं किया उससे। और मोइज़ू, अब लोग कहते हैं कि क्या इंडिया यहाँ पे हार गया। देखिए ऐसा है, करप्ट आदमी के सामने आपको इश्यूज तो आते हैं। मोइज़ू करप्ट है। मोइज़ू ने चाइना से पैसा लिया है और पैसा लेकर के चाइना की सपोर्ट की है। चाइना का यही एजेंडा रहता है, वो किसी आदमी को जो करप्ट होता है उसको टारगेट करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया था और इससे पहले श्रीलंका के अंदर जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसको भी टारगेट किया था और वहां पे इन्होंने फोर्स की डेवलपमेंट कर दी थी और अल्टीमेटली श्रीलंका इनके डेप्ट ट्रैप में आ गया। पाकिस्तान वैसे डेप्ट ट्रैप में आया। अफ्रीका के अंदर भी चाइना ने कुछ कंट्रीज को डेप्ट ट्रैप में डाला। अब क्या है कि चाइना मालदीव में घुस गया और बिल्कुल वरीसम इंडिया के लिए। और चाइना वहां पे अपनी बेस बनाएगा क्योंकि पहले तो मोइज़ू प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते थे फिर वहां पे मजलिस के इलेक्शन थे, यानी कि उनके पार्लियामेंट के इलेक्शन थे अप्रैल 21 को। और उसके अंदर मोइज़ू को हावी बहुत मत मिला। 86 में से 66 सीटें मिली और 7 के रिजल्ट जी। आने बाकी थे, वो भी जो कुछ भी रिजल्ट आए, लेकिन उनको 2/3 मेजोरिटी मिल गई। अब ये मनमानी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जी। बात है, इंडिया क्यों हारा। देखिए ऐसा है, कुछ इस्लामिस्ट कंट्री या जिनकी आइडियोलॉजी इस्लाम हो, वो भड़काऊ हाँ। भाषण इशू कर देते हैं और उससे वहां की जनता पिघल जाती है, उनके कब्जे में आ जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और यही हुआ मालदीव के अंदर। और हाँ। वो भूल गए कि इंडिया ने कैसे इनको मदद की। यही कल्चर है आपके मुसलमानों का। बहुत से स्पेशली जो इंडिया के आसपास की कंट्री है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे आपका अब मालदीव पे आ गया। जी। अब चाइना की जब बेस आएगी तो इंडिया ने पहले ही सोच रखा था कि चाइना में बेस बनाएगा। और जब से मोइज़ू ने अपना एजेंडा सामने किया था तो पीएम मोदी लक्षद्वीप चले गए थे। पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ वहां पे कुर्सी में बैठ गए थे और पूरा स्नॉर्कलिंग की उन्होंने लक्षद्वीप के ऊपर। ये इंडिकेशन था। और जब 3 वहां के मिनिस्टर्स उन्होंने पीएम मोदी को गालियां दी तो इंडिया के लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया और इस टाइम पे 40% जो हमारे टूरिस्ट हैं वो कम हो गए। और मालदीव एक छोटी सी कंट्री है, $5 बिलियन की इनकी इकोनॉमी है और ये जो मेनली डिपेंडेंट है टूरिस्ट के ऊपर। और वहां पे जो टूरिस्ट इंडियन जाने शुरू हो गए और इंडिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते थे मालदीव के अंदर, वो कम हो गए और इससे भी ज़्यादा कम हो जाएंगे अगले कुछ महीनों के अंदर। इंडिया नंबर 1 पे आता था, अब इंडिया नंबर 6 पे आ चुका है और अगले कुछ दिनों के अंदर इंडिया और नीचे आ जाएगा। और जब इंडियंस जाने बंद हो जाएंगे तो बाकी कंट्री के लोग भी पीछे हट जाएंगे। रशियंस पहले ही कह चुके हैं कि हम मालदीव नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो लोग इनके जो टूरिज्म को डेवलप करते थे, जी। इनके वहाँ पे बड़े-बड़े बोट्स थी या बड़े-बड़े इनके फार्म हाउसेस थे, उन्होंने इंडियन एम्बेसडर से मिलकर अपील भी की कि इंडियंस को यहाँ पे वापस बुलाओ क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडियंस आए। और बॉलीवुड के लोग भी डर के मारे मालदीव नहीं जा रहे। उनको पता है कि अगर वहां जाएंगे तो यहाँ पे लोग बायकॉट करना शुरू कर देंगे।
देखिए, दूसरी बात क्या है कि जब अभी तक कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि इंडिया क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहा मालदीव के खिलाफ। इंडिया स्ट्रॉन्ग एक्शन इसलिए नहीं ले रहा था कि इंडिया ये सोच रहा था कि वहाँ पे इलेक्शन होंगे, तो हम क्यों नेगेटिव प्रोपेगेंडा करें। उन्होंने कहा जी इंडिया से कि हमारे $400 मिलियन का लोन जो है वो मैच्योर हो रहा है, उसको एक्सटेंड कर दो। इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें प्याज, आलू वगैरह चाहिए, तो इंडिया ने कहा जी ले लो। उन्होंने कहा हम लोकल ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया के साथ लोकल करेंसी में, तो उसके ऊपर भी इंडिया ने बातचीत शुरू कर दी थी। और बहुत सी चीज़ें वो इंडिया से डिमांड कर रहे थे, जो इंडिया उनको धीरे-धीरे सप्लाई करने की सोच रहा था। लेकिन अब आ गया फाइनल काउंटडाउन। वहाँ पे इस्लामिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, वहाँ पे प्रो चाइना गवर्नमेंट आ गई है, और इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि वहाँ पे चाइना अपनी नेवल बेस बनाएगा। और इंडिया ने दूसरी तरफ इसको एंटिसिपेट कर लिया था। तभी पीएम मोदी ने 2 स्टेप लिए थे। एक तो उन्होंने टूरिज्म के ऊपर बात की जब लक्षद्वीप में गए थे, दूसरा वहाँ पे नेवल बेस बनाई। और जब नेवल बेस बनाई तो वहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, साथ में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, साथ में 15 शिप्स थे, वारशिप्स थे, सबमरीन्स थी। और धूम-धाम से बैंड बाजे से इन्होंने वहाँ पे नेवल बेस बनाई। एक तो मालदीव को सुना दिया, पूरे वर्ल्ड को सुना दिया। और ये इसीलिए था कि इनको पता था कि चाइना बेस बनाएगा, तो हमको भी इसको काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की हर एक मूव को हम काउंटर कर रहे हैं। चाइना का एक प्लान है इंडिया को सी में घेरने का, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से। जैसे इसने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट उसको डेवलप किया। इन्होंने बांग्लादेश का चिटागांग पोर्ट हाँ, उसको डेवलप किया। इंडिया ने उसको ज़रूर काउंटर किया था, और हाँ, श्रीलंका को भी इंडिया काउंटर कर रहा है, क्योंकि अभी ट्रिंकोमाली पे भी इंडिया घुसने की कोशिश कर रहा है, इनका जो श्रीलंका के अंदर है। फिर म्यांमार के ऊपर भी घुसे हुए हैं, वहाँ पे पोर्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंडिया ने भी स्वीटे पोर्ट म्यांमार के अंदर डेवलप किया है। तो हम वहाँ पे काउंटर तो कर रहे हैं साथ में। और दूसरी बात, अगर इन्होंने मालदीव के अंदर बेस बनाने की बात की, इंडिया ने पहले लक्षद्वीप में बेस बना ली है। और एक और बात है कि इंडियन ओशन के अंदर इंडिया की एक और बेस है। मॉरिशस के अंदर इंडिया की बेस एक्टिव हो चुकी है। ये कुछ पिछले महीने की बात है, जब पीएम मोदी और मॉरिशियन प्रेसिडेंट अनिरुद्ध, इन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। फिर दूसरी तरफ ओमान ने कह दिया कि हमारा जो डोकम पोर्ट है, डोकम पोर्ट, यहाँ पे आपके शिप्स आ सकते हैं, यहाँ पे आपको अपने ऑयल को स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब इंडिया की वहाँ भी एंट्री हो गई है। तो हम चाइना को काउंटर तो कर रहे हैं, अपने तरीके से काउंटर कर रहे हैं, जबकि हम बहुत पीछे हैं। पीछे इसलिए कि बहुत सालों तक हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया चाइना के खिलाफ। फिर हम साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, इनको आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं, मिसाइल बोट सप्लाई कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। तो काम तो हम भी कर रहे हैं। और अब यूएस ने भी एक पॉलिसी छेड़ दी है, तिब्बत की पॉलिसी। और यूएस अब चाहता है इंडिया से कि हम क्वाड को और ज़्यादा एक्टिव करें चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि अगर चाइना को हमने अपना काउंटर किया तो चाइना और ज़्यादा हावी हो जाएगा, और चाइना रुकेगा नहीं। लेकिन हम भी नहीं रुकेंगे जब तक यहाँ पे पीएम मोदी है। तो जो जो भी काम चाइना कर रहा है, इंडिया बड़े इफेक्टिवली उसको काउंटर कर रहा है। एक के ऊपर एक स्टेप ले रहा है इंडिया भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सर ये एक बात बताइए हमें, ये नेपाल, ये श्रीलंका, ये छोटे छोटे देश हैं, इनको पैसा भी चाहिए। और ये कभी कभी, अब ये कि श्रीलंका को भी अगर हम देखें तो उस वो भी हमेशा आपको इसका रवैया एक जैसा नहीं रहता, वो भी चीन की गोद में ही जाके बैठता है आखिर। तो ये जो करप्ट नहीं वो इन कंट्रीज है, ये जिनके में इतना करप्शन है, ये हमारे मतलब इंडिया के लिए क्या ये लाइबिलिटी बन चुके हैं क्या, कि मतलब भारत इनको पैसा भी देता रहे, उनसे गालियां भी खाता रहे? नहीं, ऐसा है कि देखिए, आप नेपाल की बात कीजिएगा। हाँ। नेपाल जरूर चाइना की तरफ चला गया था। क्यों चला गया था? हम्म, जब यहाँ पे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, हम्म, और या उससे पहले इवन वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो वाजपेयी के जो एडवाइजर थे वो सारे के सारे कांग्रेस ही थे, उनके एनएस से भी प्रो कांग्रेस के थे। और जब यहाँ पे मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई 2006 में, वहां पे राजा को हटा दिया गया। और तब कम्युनिस्ट हमारे जो लीडर्स हैं वहां गए हुए थे चाइना, नेपाल के अंदर, उनकी कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने सोनिया गांधी के अप्रूवल से। तो वहां पे जो, अगर राजा की गवर्नमेंट हटाई तो इनकी वजह से हटाई। अगर आज प्रचंड जो एक कम्युनिस्ट से अब इंडिया के साथ मिल के काम कर रहे हैं, और जितने भी वहां पे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रेलवे के ऊपर, जैसे इनको रिवर के ऊपर डैम बनाने, वो सारे हाँ, डैम ये इंडिया को दे रहे हैं, मोदी के एक्शन की वजह से, मोदी की प्रपोजल की वजह से, मोदी के इन्फ्लुएंस की वजह से। क्योंकि इंडिया ने कहा कि अगर ये डैम इंडिया बनाएगा तभी हम आपसे बिजली लेंगे। पीएम मोदी की विजिट हुई थी नेपाल के अंदर, और नेपाल के अंदर उनको लैंड करना था, एक बुद्धिस्ट का जो बर्थ प्लेस है वहां पे थी। तो पीएम मोदी को वहां लैंड करना था एक चाइनीज बिल्ड एयर हेलीपैड पे। पीएम मोदी वहां पे लैंड नहीं किए। इंडिया के अंदर लैंड करके
गाड़ी से वहां चले गए नेपाल के अंदर और एक सिग्नल दे दिया नेपाल को कि मैं चाइना को टॉलरेट नहीं करूंगा। इसी तरीके से आप देखते हैं कुछ महीने पहले तक भूटान चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहा था, लेकिन जब वहां पे इलेक्शन हुए, लास्ट इलेक्शन हुए, तो वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब उसके बाद पीएम मोदी भूटान विजिट किए, यानी कि भूटान चाइना से दूर हो रहा है, इंडिया के क्लोज आ रहा है। इसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी जब गवर्नमेंट चेंज की गई, अभी वहां पे जो आर्मी का रूल है उससे जरूर फर्क पड़ा है, लेकिन इंडिया बॉर्डर सील कर रहा है, क्योंकि म्यांमार के रास्ते से ही चाइना यहाँ पे आर्म्स एमुनिशन भेजा करता था, मिलिटेंसी को, मिलिटेंट्स को गन्स भेजा करता था। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश के अंदर जब से ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वहां पे पावर में आई है, कांग्रेस ने इनको इग्नोर किया और उसी पीरियड के अंदर चाइना वहां पे चिटागोंग पोर्ट बनाने लग गया। जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने 2014 में पावर में आए, 2015 जून के अंदर वो गए थे बांग्लादेश के अंदर और एक तो बाउंड्री एग्रीमेंट उन्होंने सेटल कर दिया जो दोनों कंट्रीज के बीच में, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे लंबा बॉर्डर है 4097 किलोमीटर का, और बांग्लादेश के तीन तरफ इंडिया है, एक तरफ सी है। तो वहां पे एक तो चिटागोंग पोर्ट पे भी हमारी एंट्री हो गई, हमारे वार शिप्स की और हमारे जो दूसरे शिप्स हैं। साथ में वहां पे कोई दो और पोर्ट हैं, वो भी इंडिया ने उनसे ले लिए। एक पोर्ट दे दिया जापान को, एक पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है, और इसीलिए हम चाइना को हम पे काउंटर कर रहे हैं। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि श्रीलंका की, जरूर श्रीलंका के अंदर 2012 में चाइना की एंट्री हो गई थी, तभी हम मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद उन्होंने काफी कोशिश की। अगर चिटागोंग पोर्ट, अगर इनका जो पोर्ट है हम्बनटोटा वो चाइना के पास है, तो वहां पे मटाला एयरपोर्ट पे इंडिया ने कब्जा कर लिया है। इंडिया और रशिया मिलकर के उस एयरपोर्ट को रन कर रहे हैं, और साथ में जापान भी हमें सपोर्ट कर रहा है, और साथ में अडानी को हम यूज कर रहे हैं उस पोर्ट को चलाने के लिए। मतलब अडानी को इंडिया बड़े इफेक्टिवली यूज कर रहा है चाइना के खिलाफ। और दूसरी तरफ अगर मालदीव के अंदर कंट्रोल कर लिया, तो हमने अपना लक्षद्वीप पर डेवलप कर लिया। फिर कारावार नेवल बेस बना ली हमने कर्नाटका के अंदर, और दूसरी तरफ हमने मॉरिशस के अंदर भी अपनी बेस बना ली है। फिर जो आपका ओमान का डोकम पोर्ट है वहां भी हमने अपनी बेस बना ली है। और अगर इन्होंने पाकिस्तान का पोर्ट भी ले लिया है, तो हमने ईरान का चाबार पोर्ट ले लिया है। तो बेसिकली क्या है कि हम एक, मतलब आप समझिए कि एक एक्शन के ऊपर हम एक्शन जरूर दे ले रहे हैं चाइना के खिलाफ, और बड़े इफेक्टिवली एक्शन ले रहे हैं। और चाइना को अगर आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मोदी से प्रॉब्लम है, इंडिया से प्रॉब्लम है। और थर्ड टर्म में अगर पीएम मोदी जब पावर में आएंगे अच्छी मेजोरिटी से, तो चाइना को बड़े और ज्यादा इफेक्टिवली काउंटर किया जाएगा। और यूएस जो इंडिया को उंगली देता था कभी निज्जर के चक्कर में, कभी पन्नू के चक्कर में, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया को टारगेट कर पा रहे थे जब पीएम मोदी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे। एक बार इलेक्शन पूरे होने दीजिए, पीएम मोदी को आने दीजिए, तो यूएस को समझ आ जाएगा कि पीएम मोदी है, बैठा हुआ है, अगर हमने छेड़ा तो हमारा भी बाजा बच जाएगा। तो सर फिलहाल जो अभी भारत जिस प्रकार मालदीव से डील कर रहा है, तो मालदीव के साथ भारत का जो रुख है अभी भी बहुत ज्यादा, हमने इतना कड़ा रुख उसके खिलाफ नहीं अपनाया है। मतलब हम थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा? मेरा आइडिया था कि ये इलेक्शन, पीएम मोदी ये नहीं चाहते थे इलेक्शन के बीच में वहां पे कोई इंटरफेरेंस की जाए, लेकिन अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में बीजू की गवर्नमेंट आ गई। क्योंकि अगर हम कुछ एक्शन लेते मालदीव के खिलाफ तो इसका इलेक्शन से इन्फ्लुएंस पड़ सकता था, हमने कोई एक्शन नहीं लिया। और लेकिन अब अगर उसको प्याज चाहिए होगा तो इंडिया तो प्याज देगा नहीं। इंडिया श्रीलंका को भी प्याज दे रहा है, इंडिया यूएई को भी प्याज दे रहा है, मालदीव को भी दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया अगले कुछ दिनों के अंदर मालदीव को प्याज देना बंद कर देगा, और मालदीव के अंदर प्याज नहीं होंगे तो इनका चिकन और मटन नहीं बनेगा। और दूसरी तरफ आटा दाल चावल वो इंडिया भेजता था, इंडिया उस पर रोक लगा देगा। अभी इंडिया ने कुछ एक्शन तो लिया है कि जैसे कुछ पोर्ट्स हैं वहां से कोई मालदीव को सप्लाई नहीं होगी, तो एक्शन तो लिए जा रहे हैं और एक्शन लिए भी जाएंगे, क्योंकि मालदीव ने जो काम किया है इंडिया उसको छोड़ेगा तो है नहीं। क्योंकि जिससे भी हमको सिक्योरिटी को खतरा होगा पीएम मोदी उसको छोड़ते नहीं है, चाहे इंटरनल हो चाहे बाहर हो। और देखिए मालदीव की इंपॉर्टेंस ये है कि मालदीव एक बड़े ट्रेड रूट पे पड़ता है, गल्फ से जो भी सामान आता है मालदीव के आइलैंड के पास से होकर गुजरता है। और इंडिया ने मालदीव के अंदर कू को भी सेव किया था, मालदीव को जब कुआ आया था। और अब इंडिया स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा मालदीव के खिलाफ अगर कोई वो उल्टी सीधी स्टेटमेंट देगा। आप देखते रहिए, मुझे नहीं लगता कि अब पीएम मोदी सॉफ्ट होंगे मालदीव के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपना फेस सामने रख दिए कि हम इस्लामिस्ट हैं, हम प्रो चाइना हैं। और अगर तुम प्रो चाइना होगे तो हम भी बता देंगे तुम्हें क्या होता है प्रो चाइना। सर एक खबर मैंने सुनी है, कहां तक सच है नहीं मालूम,
लेकिन ये खबर है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा टर्म, यानी कि ये चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी साहब। और कुछ लोग जो कि कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज कम रहा, ये इस तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं पहले दौर में, पहले चरण के चुनाव में। तो हमने ये सुना है, मैंने ये सुना है कि जो फॉरेन कंट्रीज है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, यहाँ सर एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मतलब वो ये देश चाहते पहले आप हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आए, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ आए, आप हमारे। अगर ये मोदी साहब को कोई कम परसेंटेज वोट मिल रहा होता तो मोदी साहब जो है ये स्थिति नहीं होती। वो तो अभी से उनको तो पता है कि मोदी जी जीत रहे हैं, और मोदी जी अगर जीतेंगे तो फिर इसके बाद आप जानते हैं मालदीव के साथ क्या होने वाला है फिर नेक्स्ट। बहुत बहुत देखिए, एक और बात बता दूं आपको कि मालदीव को इंडिया को छेड़ना बनता नहीं था। मालदीव शायद ये भूल गया कि कैसे श्रीलंका डेप ट्रैप में पड़ा है और कैसे इंडिया ने उसकी हेल्प की है। और दूसरी तरफ इंडिया क्वाड का मेंबर है। क्वाड का मेंबर क्या है कि इंडिया के साथ जापान भी है, यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। और अगर मालदीव चाइना के नजदीक जाता है तो यूएस भी इससे नाराज होगा, जापान भी नाराज होगा, और इनको कोई मदद चाहिए होगी तो कोई नहीं देगा। जब यहाँ पे कू आया था, राजीव गांधी से उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे मालदीव ने मदद मांगी थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने कह दिया हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी है नहीं। सिंगापुर ने मना कर दिया। फिर इन्होंने यूएस से मांगी तो यूएस ने कहा जी हम तो बहुत दूर है, किसी और से मांगो। तो उन्होंने मार्गरेट थैचर थी ब्रिटेन की, उनसे मदद मांगी। उन्होंने कहा जी हमारे को तो टाइम लग जाएगा, तो आप इंडिया के पास जाओ। और जब इंडिया के पास गए तो इंडिया ने 12 घंटे के अंदर अपने कमांडोज भेज दिए और कू को विफल कर दिया। तो इंडिया सबसे नजदीक है मालदीव के, और अगर आप इंडिया से अपने पड़ोसी से दुश्मनी लोगे, छोटी सी कंट्री होकर के, चूहे होकर के, तो आप पिटोगे तो सही, और पीटना जरूरी भी है। और मालदीव वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। डेंजरस ये है कि मालदीव के बारे में कहा जाता है कि 5 साल के अंदर मालदीव पानी में डूब जाएगी 80%। और अगर मालदीव को बचाना है तो इनको बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा इनके लेवल को ऊंचा करने के लिए। और अगर लेवल को ऊंचा करेंगे तो पैसे कौन देगा? अगर इनको वर्ल्ड बैंक पैसा देता है तो अमेरिका की मर्जी से दिया जाएगा, और वर्ल्ड बैंक पैसा देगा तो 1% या उससे कम इंटरेस्ट में देगा। अगर इंडिया देगा तो इंडिया 1 to 2% इंटरेस्ट में देगा। अगर चाइना देगा तो चाइना 5 से 7% इंटरेस्ट में पैसा देगा। तो मालदीव का डूबना तो तय है। वैसे भी वहां पे टूरिज्म कम हो गया, इंडियन टूरिस्ट नहीं जा रहे। और जैसे मैंने कहा कि बटाला एयरपोर्ट को इंडिया और रशिया डेवलप कर रहे हैं, और वहां पे अडानी को की हेल्प ली जा रही है। पर्पस ये है कि रशिया चाहता है कि उनके टूरिस्ट भी मालदीव को छोड़ करके श्रीलंका में जाएं। और सबसे 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं मालदीव में, इंडियन 2 लाख के आसपास टूरिस्ट जाते हैं रशिया के मालदीव के अंदर, वो भी कम हो जाएंगे। और जब यहाँ पे टूरिस्ट कम हो जाएंगे तो आपके जो यूरोपियन कंट्रीज के टूरिस्ट भी कम हो जाएंगे, और लक्षद्वीप यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे भी टूरिस्ट आएंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड में टूरिस्ट जा रहे हैं, इंडियन टूरिस्ट जा रहे हैं, और फॉरेन के टूरिस्ट भी वहाँ जाएंगे। तो बेसिकली मालदीव का भट्टा तो बैठेगा आज नहीं तो कल, और ज्यादा देर नहीं चलेगा ये, और ना पीएम मोदी चलने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखते हैं अब नई सरकार आने के बाद वहाँ पर क्या क्या नई स्थितियां निर्मित होती है। इधर प्रधानमंत्री मोदी तीसरा टर्म लेंगे तो फिर क्या भारत आगे करने जाएगा, मालदीव के प्रति कैसा रुख रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।